In this lecture we will see the electrodynamo type watt meter. तो हमने जब बात करी थी इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप मीटर की, जब एमीटर या वोल्ट मीटर में, तो इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। जो डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो उनकी कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, पीएमएमसी से कैसे डिफरेंट होते हैं। पीएमएमसी में हम क्या यूज करते थे, परमानेंट मैग्नेट्स, और एक क्या होता था, मूविंग कॉइल होती थी। अगर हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे पीएमएमसी से, तो हमारे पास पीएमएमसी में क्या होता था, ये परमानेंट मैग्नेट्स है नॉर्थ साउथ, और यहाँ पे क्या होता था, ये मूविंग कॉइल होती थी। ये क्या होती थी, मूविंग कॉइल। और जब हमने इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करे, तो ये जो परमानेंट मैग्नेट्स है दे आर रिप्लेस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। मींस यहां पे भी क्या आ गई थी, कॉइल आ गई थी, ये भी क्या आ गई थी, कॉइल। तो इनको नाम क्या दिया हमने, दैट इज कॉल्ड एज द फिक्स कॉइल, बिकॉज ये मूव नहीं कर रहे, ये क्या है, फिक्स है। दिस आर कॉल्ड द फिक्स कॉइल। कॉइल कौन सी मूव कर रही है, ये। सो दिस इज कॉल्ड एज द मूविंग कॉइल। तो इसको क्या कहते हैं, मूविंग कॉइल। और जो पॉइंटर अटैच किया जाता है वो किसके साथ किया जाता है, मूविंग कॉइल के। तो जब ईएमएमसी, एमीटर और वोल्ट मीटर पढ़ रहे थे, तो हमने क्या कहा कि जब एमीटर और वोल्ट मीटर डिजाइन करते हैं डायनेमो टाइप में, तो क्या होता है, जो फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल में क्या होता है, सेम करंट फ्लो करता है। क्लियर। लेकिन जब हम वॉट मीटर की बात करें तो डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट में, तो उनमें क्या है, देखिए कंस्ट्रक्शन थोड़ी डिफरेंट हो गई। अभी भी ये क्या है, फिक्स कॉइल है, दीज आर बिहेविंग लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। मूव क्या करने वाली है, ये वाली कॉइल करने वाली है, जिसके साथ क्या है, पॉइंटर अटैच किया हुआ है। लेकिन अब की बार जो करंट आ रहा है, सेम करंट फ्लो नहीं कर रहा फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल में। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, करंट का डिवीजन हो रहा है। कुछ करंट क्या जाएगा, फिक्स कॉइल से जाएगा, कुछ क्या जाएगा, मूविंग कॉइल से जाएगा। तो करंट, जो इनपुट सप्लाई से करंट आ रहा था वो डिवाइड हो गया, सेम करंट नहीं जा रहा। जबकि एमीटर या वोल्ट मीटर डिजाइन कर रहे थे तो क्या आ रहा था, फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल में जाने वाला करंट क्या था, सेम था। बट यहां पे सेम नहीं होता, बिकॉज यहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। फिक्स कॉइल में कुछ करंट जा रहा है और कुछ करंट कहां जा रहा है, मूविंग कॉइल में जा रहा है। तो ये कंस्ट्रक्शनली क्या होता है, डिफरेंट होता है। जो ईएमएमसी, एमीटर और वोल्ट मीटर का होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है जब हम वॉट मीटर डिजाइन करते हैं डायनेमो टाइप के। ठीक है, क्लियर। तो यहां पे हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डायनेमो टाइप वॉट मीटर। तो देखिए डायनेमो टाइप वॉट मीटर में मैंने क्या बताया, वही सेम फिक्स कॉइल है और क्या है, एक मूविंग कॉइल है। बट डिफरेंट क्या है, करंट सेम नहीं होगा फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल का। और जो डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, दे वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस देखिए, ये दो कॉइल्स हैं, इनका सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, सेम है। तो सेल्फ इंडक्टेंस सेम है तो क्या चेंज हो रहा है इनमें, अगर ये दो कॉइल्स अगर हम कनेक्ट करते हैं, दे आर प्लेस क्लोज, अगर दो कॉइल्स को हम एक दूसरे के पास में रखेंगे तो क्या होगा, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। तो इस कॉइल और इस कॉइल के बीच में क्या चेंज होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज होगा। ठीक है। अब बात है कि हमने क्या मेजर करना है, पावर मेजर करनी है। कौन सी, ये वॉट मीटर जो होता है डायनेमो टाइप वॉट मीटर, ये क्या इंडिकेट करता है, एवरेज पावर को इंडिकेट करेगा। क्या इंडिकेट करेगा, एवरेज पावर, जिसे और क्या कहते हैं, रियल पावर और एक्टिव पावर। तो एक वॉट मीटर क्या इंडिकेट करता है, एवरेज पावर को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि पॉइंटर जो स्केल होगा ये किस में होती है, यूनिट इसकी वॉट में। तो ये जो भी यूनिट्स हैं ये किस में है, वॉट में है। तो पॉइंटर एक पावर कंजम्पशन क्या होती है, एक्टिव पावर, मतलब एक पावर, एवरेज पावर क्या होती है, जब पावर डिसिपेट कितनी हो रही है लोड में, उसको इंडिकेट करेगा। यानी कि इसका जो डिफ्लेक्शन होना चाहिए वो किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, दैट इज पावर कंज्यूम बाय द लोड और द हीट डिसिपेटेड बाय द लोड, उसी को कहते हैं एवरेज पावर। और एक जो डायनेमो टाइप वॉट मीटर होता है वो क्या इंडिकेट करता है, एवरेज पावर को इंडिकेट करता है। इसीलिए इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट में होती है। क्लियर। कंस्ट्रक्शन देखिए फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल में, ये जो फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल होते हैं दोनों एयर कोर होते हैं, मतलब ये सिंपल कॉइल्स हैं, इनके इनसाइड कुछ भी प्लेस नहीं किया गया। हमें देखना है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना होता है, वो प्रोपोर्शनल कैसे होता है पावर कंजम्पशन के। क्लियर। तो पहले देखते हैं फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में, देन ड्राइव करेंगे इसका जो डिफ्लेक्शन है वो प्रोपोर्शनल कैसे है पावर कंजम्पशन के। तो देखिए अगर इन सिंपल अगर हम बात करें कि वॉट मीटर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो वॉट मीटर आर रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ये क्या होती है, एक वॉट मीटर की रिप्रेजेंटेशन होती है। ये क्या होती है, फिक्स कॉइल, ये क्या होती है हमारी मूविंग कॉइल। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वॉट मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है।
क्लियर? सो दिस इज कनेक्टेड अक्रॉस लोड। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे, पहले इसको समझते हैं कि ये मूव कैसे कर रहा है, ये पॉइंटर जो मूव कर रहा है ये कैसे मूव कर रहा है, या हमारे को जो वैल्यू दे रहा है वो एवरेज पावर कैसे मिल रही है। तो देखिए फिक्स कॉइल के बारे में बात करें तो फिक्स कॉइल है मतलब वो कॉइल जो मूव नहीं करेंगी। तो वो उनका फंक्शन क्या होता है, बिकॉज परमानेंट पीएमएमसी में जो परमानेंट मैग्नेट्स थे वहां पे उनकी जगह पे हमने क्या रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रख दिए, वो कॉइल्स रख दिए। जब उनसे करंट पास करेंगे दे विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो देखिए फिक्स कॉइल का काम क्या है, देखिए फिक्स कॉइल क्या कर रही है, करंट कैरी कर रही है। फिक्स कॉइल जो है वो क्या करी गई है, सीरीज के साथ लोड के साथ क्या कनेक्ट किया गया, सीरीज में कनेक्ट किया गया। जो करंट लोड से पास करेगा वही तो क्या करेगा, कॉइल से भी, फिक्स कॉइल से भी पास करेगा। तो जो फिक्स कॉइल का करंट होता है वो सेम ही होता है किसके, लोड में, मींस लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। अब की बार मूविंग कॉइल और फिक्स कॉइल में सेम करंट नहीं जा रहा। जो फिक्स कॉइल है वो क्या है, सीरीज में है लोड के, तो लोड में जो करंट जा रहा है वही करंट क्या जा रहा होगा, फिक्स कॉइल में जा रहा होगा। अगर करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जाने वाला करंट भी तो लैगिंग ही होगा। सेम करंट फ्लो कर रहा है, जो लोड करंट जा रहा है वही क्या है हमारा, फिक्स कॉइल से पास होने वाला करंट है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि फिक्स कॉइल और अ करंट कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अभी हमने देखा उसकी कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, फिक्स कॉइल और किसके होता है सीरीज में, लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ताकि जो लोड करंट है वही करंट क्या करता है, फिक्स कॉइल से पास होता है। नेक्स्ट, फिक्स कॉइल को जो हम क्या कह रहे हैं, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। क्यों, अभी कंस्ट्रक्शन में देखिए क्यों किया गया, ताकि हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो सके। तो उस एरिया रीजन में क्या हो सके, कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, मींस सिमेट्रिकल, मतलब एक जैसी, एक यूनिफॉर्म फ्लक्स जनरेट हो सके उस रीजन में। इसीलिए फिक्स कॉइल क्या करती है, स्प्लिट करे जाते हैं दो पार्ट्स में। अब देखिए करंट थ्रो करंट कॉइल, लैग्स और लीड डिपेंडिंग ऑन द लोड पावर फैक्टर। तो देखिए करंट जो आने वाला है, जो फ्लो कर रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा। हम कहते हैं कि लैगिंग लोड है, लीडिंग लोड है, मतलब क्या होता है, देखिए अगर लैगिंग लोड हो रहा है मतलब करंट क्या कर रहा है, वोल्टेज को लैग कर रहा है, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या हो रही है, लीड कर रही है, मतलब करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। उसमें जाने वाला, अगर उसमें इंडक्टिव कंपोनेंट है, उस लोड का कुछ इंडक्टिव कंपोनेंट है, तो करंट क्या करेगा, लैग करेगा। करंट क्या करेगा, लैग करेगा। क्लियर? तो वही सेम करंट तो करंट कॉइल से पास हो रहा है जो लोड करंट से पास हो रहा है। तो करंट लीड भी कर सकता है, लैग भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लोड। लोड अगर कैसा है, कैपेसिटिव नेचर का है, तो करंट क्या करेगा, लीड करेगा। लोड अगर इंडक्टिव नेचर का है तो करंट क्या करेगा, लैग करेगा। अब करंट कॉइल आर बाउंड। अब देखिए करंट कॉइल क्या कर रही है, करंट कॉइल में कितना करंट जाने वाला है, दैट डिपेंड्स ऑन द लोड। तो देखिए इस पॉइंट को समझने के लिए कि मैं क्या कह रहा हूं, करंट कॉइल जो है आर बाउंडेड विद हैवी वायर्स, मींस थिक वायर से कनेक्ट करी जाती है और स्ट्रैंड्स में कनेक्ट करी जाती है। ऐसा क्यों, देखिए फिक्स कॉइल में क्या जाएगा, फिक्स कॉइल में जाने वाला करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, लोड पे, ठीक है। अगर लोड डिमांड, लोड हैवी होगा मतलब हाई लोड होगा, तो करंट की डिमांड क्या होगी, हाई होगी, मींस करंट क्या हो सकता है, वेरिएबल होगा, फिक्स करंट नहीं जा रहा। जो फिक्स कॉइल आर एक्साइटेड बाय, मींस को एनर्जाइज बाय, एक कॉइल है, प्लेस है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करना है, मींस जब करंट पास करेगा तो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, तो वो अपनी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा। वो कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। और उसमें जाने वाला करंट क्या है, जो सेम लोड पे, लोड तो वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, स्मॉल लोड हो सकता है, लार्ज लोड हो सकता है, लीडिंग हो सकता है, लैगिंग हो सकता है। तो यहां पे जाने वाला करंट क्या है, टोटली वेरिएबल है, तो वो बहुत हाई वैल्यू को भी विथस्टैंड कर सके। मींस अगर 10 एम्पियर भी जा सकता है इस वाली वायर से, फिक्स कॉइल से 100 एम्पियर भी जा सकता है, 2 एम्पियर भी जा सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द लोड क्या कनेक्ट करा गया है, ठीक है। तो यहां पे जाने वाला फिक्स कॉइल से जाने वाला करंट क्या है, टोटली वेरिएबल है। वो वेरिएबल है इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, थिक वायर्स है, ताकि क्या कर सके, देखिए उसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम से कम हो। थिक वायर्स में जाने वाला कोई कांस्टेंट करंट नहीं है, वेरिएबल करंट है, दैट डिपेंड्स ऑन द लोड, ठीक है। ये वॉट मीटर किस लोड के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है, तो फिक्स कॉइल से जाने वाला करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, लोड पे डिपेंड कर रहा है। तो लोड
पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये करंट क्या है, वेरिएबल। तो इससे जाने वाला करंट भी क्या है, वेरिएबल। ये लार्ज वैल्यू भी हो सकती है, स्मॉल वैल्यू भी हो सकती है। तो देखिए अगर लार्ज वैल्यू करंट जा रहा है तो हीट डिसिपेशन इसमें क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। हमें पता है एक रजिस्टर की भी क्या होती है, एक पावर रेटिंग होती है। एक रजिस्टर से हम कितना मैक्सिमम करंट पास कर सकते हैं, दैट इज लिमिटिंग। यानी कि इसकी जो वायर्स होनी चाहिए, थिक वायर्स होनी चाहिए, ताकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा भी होगा तो क्या होगा, जो पावर लॉस होने वाला है, हीट लॉस होने वाला है, इसमें क्या होगा, अगर इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। अगर हम फिक्स कॉइल क्या यूज करते हैं, थिक वायर्स यूज करते हैं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल होगी, यानी कि हीट डिसिपेशन क्या होगा इसमें, स्मॉल होगा। दूसरा, अगर हम एज इट इज मूव कर देते हैं इसमें कि ये एक ही सिंगल कंडक्टर यूज करते हैं, जैसे ये एक सिंगल कंडक्टर है, अगर थिक वायर्स यूज करनी है, लेकिन अगर मैंने एक सिंगल वायर से प्लेस कर दी तो क्या होगा, सप्लाई एसी भी हो सकती है। ये क्या सप्लाई वोल्टेज, एसी को मेजर कर सकता है, मतलब एसी डीसी दोनों मेजर कर सकता है डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पे अगर मैं एसी भी अप्लाई करता हूं तो जो फ्लक्स होगी वो क्या होगी, एसी नेचर की होगी, यानी कि इसके अंदर भी क्या हो रहे होंगे, एडी करंट्स जनरेट हो रहे होंगे। अगर देखिए एडी करंट्स क्यों जनरेट हो रहे हैं, बिकॉज फ्लक्स क्या है, एसी नेचर का है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या करता है, ईएमएफ इंड्यूस करता है, और इसका नेचर अगर क्या है, कंडक्टिंग है, तो क्या होगा, वो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एडी करंट्स। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंगल वायर ना लेकर नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स यूज करते हैं, ताकि एडी करंट क्या हो, इसमें होने वाला लॉस, इसमें फ्लो करने वाला करंट जो होगा, एडी करंट, इंड्यूस करंट, ये वाला करंट नहीं, इंड्यूस करंट क्या हो, वो कम से कम हो, यानी कि लॉसेस इसमें क्या हो, कम से कम हो। इसीलिए फिक्स कॉइल को हम क्या लिखते हैं, थिक वायर्स का रखते हैं, और क्या होते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स यूज होते हैं टू रिड्यूस द एडी करंट। यही बात कर रहे थे। तो करंट कॉइल्स आर वाउंड विद हैवी वायर्स, बिकॉज अगर हैवी वायर्स नहीं यूज करेंगे तो हो सकता है लोड में क्या हो, डिमांड, करंट की डिमांड बढ़ जाए, और वो क्या कर देगा, डैमेज हो जाएगी फिक्स कॉइल उसकी, तो वो वर्क ही नहीं करेगा। इसीलिए उस फिक्स कॉइल से जाने वाला करंट क्या है, विच इज इक्वल टू द लोड करंट विच इज वेरिएबल। इसलिए हम क्या रखते हैं, थिक वायर्स का रखते हैं। लेकिन थिक वायर्स रखते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, एडी करंट जनरेट होते हैं। उस एडी करंट के लॉसेज, उस वायर में होने वाले लॉसेज को हम मिनिमम रखने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रैंड्स यूज करते हैं, मतलब बहुत सारी सिंगल पतली पतली वायर्स यूज करते हैं, एक सिंगल वायर हैवी वायर्स नहीं यूज करते। क्लियर। अब देखते हैं अबाउट मूविंग कॉइल। मूव एक ही कॉइल कर रही है, इसीलिए उसको नाम आया मूविंग कॉइल। अब देखिए मूविंग कॉइल को और क्या कहते हैं हम, प्रेशर कॉइल भी कहते हैं और वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं। क्यों कह रहे हैं, देखिए फिक्स कॉइल को नाम क्या आया, करंट कॉइल, बिकॉज ये वाली फिक्स कॉइल क्या थी, एनर्जाइज हो रही थी लोड करंट्स की वजह से। ये एनर्जाइज कौन कर रहा था, लोड करंट कर रहा था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, करंट कॉइल भी कहते हैं। तो फिक्स कॉइल का दूसरा नाम क्या होता है, करंट कॉइल। अब ये मूविंग कॉइल है, देखिए इसके अक्रॉस, मूविंग कॉइल के अक्रॉस क्या है, सप्लाई वोल्टेज के बराबर है। इसको एनर्जाइज कौन करेगा, सप्लाई वोल्टेज। क्लियर, यानी कि सप्लाई वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, तो इसमें जाने वाला वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो मूविंग कॉइल कौन एनर्जाइज करता है, मतलब ये कॉइल है सिंपल, इसमें करंट किसकी वजह से जा रहा है, सप्लाई वोल्टेज की वजह से। तो ये कौन एनर्जाइज कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज। तो मूविंग कॉइल को हम क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल कॉइल, प्रेशर कॉइल। क्लियर। तो मूविंग कॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेशर कॉइल और द पोटेंशियल कॉइल। तो देखिए दूसरी चीज मूविंग कॉइल के बारे में, तो पहली हुई प्रेशर कॉइल कहते हैं मूविंग कॉइल को, या फिर पोटेंशियल कॉइल और द वोल्टेज कॉइल, बिकॉज दे आर एनर्जाइज्ड बाय द सप्लाई वोल्टेज। तो वही अभी हमने डायग्राम में देखा कि सप्लाई वोल्टेज, एक्साइटेशन कहां से मिलती है उसको, उस कॉइल को एक्साइटेशन मींस कब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में हो रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन द सप्लाई वोल्टेज, राइट। तो दे आर एनर्जाइज्ड बाय द सप्लाई वोल्टेज, इसीलिए इसका नाम आया पोटेंशियल कॉइल और द प्रेशर कॉइल। अब देखिए मूविंग कॉइल जो कनेक्ट होती है वो क्या होती है, मूविंग कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड एंड कैरीज द करंट पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज है। अगर देखिए डायग्राम देखिए, इसमें ये हमारी मूविंग कॉइल है, ये क्या है, करंट कॉइल है। इसको एक्साइटेशन कहां से मिलती है, सप्लाई वोल्टेज से। मींस इसमें जो जाने वाला जो करंट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज के। व्हाट इज द वोल्टेज, अगर ये देखिए, अगर इसको स्ट्रेट बनाऊं, अगर मैं मूविंग कॉइल को ऐसे बना दूं और ये सप्लाई वोल्टेज है, तो इसके अक्रॉस
इसमें जाने वाला करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा? वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा, सप्लाई वोल्टेज के। तो यही तो, इसकी वजह से ही तो इसको एक्साइटेशन मिल रही है। जबकि हम इसको बनाते कैसे हैं? मूविंग कॉइल को स्लाइटली वर्टिकल बनाते हैं, ऐसे बनाई जाती है। ये मूविंग कॉइल और ये हो गई हमारी करंट कॉइल। दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? वॉटमीटर की। इसको कहते हैं फिक्स कॉइल, द करंट कॉइल। दिस इज कॉल्ड एज द मूविंग कॉइल और द पोटेंशियल कॉइल। क्लियर? सो इसका नाम क्या होता है? पोटेंशियल कॉइल और प्रेशर कॉइल। एनर्जाइज कहां से सप्लाई मिलती है इसको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सप्लाई वोल्टेज। जो एनर्जी, जो सप्लाई वोल्टेज है उसकी वजह से एक्साइटेशन है। जबकि फिक्स कॉइल किसकी वजह से एनर्जाइज होती है? लोड करंट की वजह से। क्लियर? अब देखिए, अब मूविंग कॉइल का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होना चाहिए? हाईली नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। इसका जो मूविंग कॉइल का पर्पस क्या है? इज अज्यूम टू बी हाईली रेजिस्टिव। ठीक है, इसके सीरीज में एक प्रेशर कॉइल, प्रेशर रेजिस्टेंस, नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ, यानी कि इंडक्टेंस। मूविंग कॉइल क्या है? उसका रेजिस्टेंस भी होगा, इंडक्टेंस भी होगा। अगर मैं एक हाईली रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? इंपिडेंस, इस वाली कॉइल का इंपिडेंस क्या होगा? R प्लस जे XL। दिस इज द टोटल इंपिडेंस ऑफ दिस कॉइल। ठीक है, अगर मैंने एक हाई रेजिस्टेंस, बहुत हाई रेजिस्टेंस एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। इसके सीरीज में मैंने क्या करा? मूविंग कॉइल के सीरीज में क्या कनेक्ट कर दिया गया? एक रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया ताकि उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाए? कम हो जाए। तो हम पढ़ेंगे जब डायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो कुछ एजम्पशन पे काम करता है, मींस एज्यूम कर लिया जाता है कि ऐसा ही होगा। ठीक है, वो एजम्पशन क्या होती है वो देखते हैं। तो देखिए, दूसरी चीज है फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल क्या होती है? दोनों एयर कोर होती है। एयर कोर का मतलब क्या है? इनके इनसाइड कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, दे आर सिंपल कॉइल्स। ये सिंपल कॉइल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसको मैं क्या कहूंगा? दिस इज एयर कोर। ये क्या कहलाएगी? एयर कोर कहलाएगी। ठीक है, जो तो फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल जो दोनों होते हैं वो क्या होते हैं? एयर कोर होते हैं। क्लियर? अब देखिए, हमने कहा जब इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप वॉटमीटर जो होता है वो दो अजम्पशन पे काम करता है। मतलब अजम्पशन है, मतलब मान लिया जाता है कि ऐसा ही होगा। मतलब पहला अजम्पशन क्या है? देखिए, फर्स्ट अजम्पशन इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस करंट कॉइल। क्या होता है? जो करंट कॉइल है इज नेग्लेक्टेड। मतलब पहली अजम्पशन है फिक्स कॉइल क्या है? देखिए, ये फिक्स कॉइल है जिसको क्या कहते हैं? फिक्स कॉइल और द करंट कॉइल। ये एनर्जाइज हो रही थी लोड करंट की वजह से, इसीलिए नाम क्या आ गया? करंट कॉइल। ठीक है, फिक्स कॉइल है और ये करंट कॉइल। अब इसका अगर मैं रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दूं, दिस इज अवर लोड। ठीक है, तो अब देखिए, अगर दिस इज द सप्लाई वोल्टेज, ये होता है रिप्रेजेंटेशन एक वॉटमीटर का, दिस इज अवर मूविंग कॉइल। पहली अजम्पशन मैंने क्या ले लिया? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस फिक्स कॉइल इज नेग्लेक्टेड, मींस रेजिस्टेंस ऑफ, किसका रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ऑफ फिक्स कॉइल क्या होता है? नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। मतलब इस वाली कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेकिन अभी ऑपरेशन के लिए मैं क्या मान के चल रहा हूं कि इन दो कंडीशंस पे मानूंगा, दो अजम्पशन, दो एज्यूम करूंगा चीजें। पहली चीज, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? जीरो। करंट कॉइल का रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। इसका रेजिस्टेंस जीरो है तो इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। इसमें जाने वाला करंट क्या है? लोड करंट। अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। अब देखिए, ये क्या है? सप्लाई वोल्टेज है। दिस इज अवर सप्लाई वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज है यही क्या होगी? मूविंग कॉइल के अक्रॉस है, यही क्या है? लोड के अक्रॉस हो जाएगी। बिकॉज इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो रही है? जीरो ड्रॉप हो रही है। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी ड्रॉप हो रही है? जीरो। तो हमारे क्या आया? पहली अजम्पशन की रेजिस्टेंस, फिक्स कॉइल का रेजिस्टेंस क्या कर दिया गया? नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो सप्लाई वोल्टेज किसके बराबर होगी? विच इज इक्वल टू मूविंग कॉइल वोल्टेज अक्रॉस, बिकॉज ये तीनों क्या हो गए? पैरेलल में हो गए, विच इज सेम एज द वोल्टेज अक्रॉस लोड। तो ये थी हमारी पहली एजम्पशन की रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या कर दिया गया? नेग्लेक्ट कर दिया गया, ताकि इसके अक्रॉस क्या हो रहा है? कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। यानी कि सप्लाई वोल्टेज किसके बराबर होगी? मूविंग कॉइल वोल्टेज के, विच इज इक्वल टू लोड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लोड। ठीक है, अब देखिए दूसरी एजम्पशन क्या है? अब देखिए,
जो मूविंग कॉइल है उसका कुछ इंडक्टेंस होगा, यानी कि इंडक्टेंस ऑफ अ मूविंग कॉइल इज नेग्लेक्टेड। अगर मैं बात करें, देखिए अब ये मूविंग कॉइल है, ठीक है, दिस इज आवर फिक्स कॉइल, इसका रेजिस्टेंस क्या कर दिया गया, जीरो एज्यूम कर लिया गया। इसका इंडक्टेंस पार्ट मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, जीरो। दिस इज अ प्योरली रेजिस्टिव, ये मूविंग कॉइल क्या मानी जाती है, प्योरली रेजिस्टिव मानी जाती है। दिस इज आवर सप्लाई वोल्टेज। तो देखिए अगर ये प्योरली रेजिस्टिव है, ये क्या है, इसका इंडक्टेंस क्या कर दिया गया, जीरो। दिस इज अज्यूम टू बी प्योरली रेजिस्टिव, दिस इज प्योर रेजिस्टिव लोड है। तो इसका एडवांटेज क्या मिलेगा, एक हाई रेजिस्टेंस इसके सीरीज में इसीलिए कनेक्ट कर दिए जाते हैं ताकि इसका इंडक्टेंस इफेक्ट क्या हो जाए, कम से कम हो। इसका इंडक्टेंस कम करने के लिए क्या कर दिया, एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में भी कनेक्ट कर दिए जाते हैं। तो हम दो अजम्पशन पे बात करेंगे कि मीटर क्या कर रहा है। पहला कि इस कॉइल का, फिक्स कॉइल का कोई रेजिस्टेंस नहीं है ताकि इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, जिसकी वजह से सप्लाई वोल्टेज, मूविंग कॉइल वोल्टेज और द लोड वोल्टेज क्या होगी, इक्वल होगी। दूसरा अजम्पशन क्या लिया, जो मूविंग कॉइल है उसका कोई इंडक्टेंस नहीं है, मींस उसके इंडक्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो इंडक्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये प्योरली रेजिस्टिव हो गई। और हमें पता है प्योर रेजिस्टिव के केस में क्या होता है, अगर लोड प्योर रेजिस्टिव है तो वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। यानी कि वोल्टेज अक्रॉस क्या है, मूविंग कॉइल विच इज सेम एज द वोल्टेज अक्रॉस सप्लाई विच इज सेम एज द वोल्टेज अक्रॉस अ मूविंग कॉइल। अब मूविंग कॉइल क्या है, प्योरली रेजिस्टिव है, तो इसमें जाने वाला जो करंट होगा वो भी क्या होगा, सेम फेज में होगा। इसमें जाने वाला करंट, इस कॉइल में, मूविंग कॉइल में जाने वाला करंट क्या होगा, सेम फेज में होगा। तो Vs इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, सेम है सप्लाई वोल्टेज, और इसमें जाने वाला करंट क्या होगा, सेम फेज में होगा। अगर कि क्या मान लूं मैं, प्योरली रेजिस्टिव, तो यहां पे जाने वाला जो करंट होगा, करंट थ्रो प्रेशर कॉइल और द मूविंग कॉइल क्या होगा, सेम फेज में होगा। तो इन दो अजम्पशन, ये दो चीजें मान के हम करेंगे कि पहला, फिक्स कॉइल रेजिस्टेंस ही नहीं होता, उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। मूविंग कॉइल क्या होती है, प्योरली रेजिस्टिव होती है। अब बात करते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट कैसे काम कर रहा है। तो इन दो इंस्ट्रूमेंट पे, दो अजम्पशन पे काम करता है इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट। क्लियर। अब देखिए, तो जो टोटल इंपिडेंस आएगा किसका, मूविंग कॉइल का, वो क्या होगा, प्योरली रेजिस्टिव होगा, बिकॉज उसका इंडक्टेंस क्या कर दिया गया, हमने नेग्लेक्ट कर दिया गया, बिकॉज मूविंग कॉइल को हमने क्या माना है, प्योरली रेजिस्टिव माना है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे आता है, ये पावर को कैसे मेजर कर सकता है, तो अगर मैं मान रहा हूं कि लैगिंग लोड है, लेट्स अज्यूम कि लैगिंग लोड है, लेट्स अज्यूम क्या है, लैगिंग लोड है। लैगिंग लोड का मतलब क्या हो गया, जो लोड वोल्टेज होगी, सपोज दिस इज अवर लोड वोल्टेज, करंट क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा, इसीलिए कह रहे हैं हम लैगिंग लोड बाय सर्टेन अमाउंट फाई। ये क्या आ रहा है, लैगिंग लोड, ये क्या है, लैगिंग करंट। तो देखिए हमारी अजम्पशन, सप्लाई वोल्टेज किसके बराबर होती है, सप्लाई वोल्टेज सेम एज द मूविंग कॉइल वोल्टेज विच इज सेम एज द लोड वोल्टेज, रेजिस्टेंस तो नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो जो VL है विच इज सेम एज द सप्लाई वोल्टेज विच इज सेम एज द मूविंग कॉइल वोल्टेज। क्लियर। दूसरा हमने क्या माना था, जो मूविंग, पहले अजम्पशन ये थी, दूसरा क्या था, जो करंट थ्रो, इंडक्टिव कॉइल जो होती है, मूविंग कॉइल जो है, उसका इंडक्टेंस क्या है, जीरो है, वो प्योरली रेजिस्टिव है। यानी करंट थ्रो मूविंग कॉइल इज इन सेम फेज, इज इन सेम फेज, प्योरली रेजिस्टिव मानी थी, सेम फेज में है, मतलब वोल्टेज और करंट क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। वोल्टेज अक्रॉस मूविंग कॉइल क्या है, VMC, करंट कितना होगा, IMC, करंट थ्रो मूविंग कॉइल, तो दे आर इन सेम फेज। क्लियर। तो इन दो अजम्पशन मान के हम काम कर रहे हैं। अब देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करें, हमें टॉर्क चाहिए कि वो पॉइंटर जो मूव कर रहा है वो कैसे मूव कर रहा है। तो ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है, EMMC इंस्ट्रूमेंट है। EMMC इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, देखिए करंट थ्रो फिक्स कॉइल, करंट थ्रो मूविंग कॉइल, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फिक्स कॉइल एंड मूविंग कॉइल। देखिए करंट थ्रो फिक्स कॉइल कितना है, विच इज सेम एज द लोड करंट। कंस्ट्रक्शन देखिए इसकी,
जो लोड करंट है वही तो फ्लो करता है फिक्स कॉइल से, यानी कि फिक्स कॉइल में पास होने वाला करंट क्या होता है, सेम होता है जो लोड करंट है। और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फिक्स कॉइल एंड मूविंग कॉइल इनटू dm बाय डी थीटा, दिस इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन होती है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन क्या है, करंट थ्रो फिक्स कॉइल, करंट थ्रो मूविंग कॉइल, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फिक्स कॉइल, करंट थ्रो फिक्स कॉइल एंड मूविंग कॉइल इनटू dm बाय डी थीटा। ये होती है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन फॉर एएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। क्लियर, बिकॉज फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल सेम फेज में नहीं है, तो सेम फेज में नहीं है तो देखिए वैल्यू क्या आई, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फिक्स कॉइल एंड अ मूविंग कॉइल। तो करंट थ्रो फिक्स कॉइल देखो कितना है, विच इज सेम एज द लोड करंट। करंट थ्रो फिक्स कॉइल क्या होता है, फिक्स कॉइल क्या सीरीज में कनेक्ट है लोड के, जो लोड से करंट जा रहा है वही क्या जा रहा है, फिक्स कॉइल से करंट जा रहा है। तो करंट थ्रो फिक्स कॉइल कितना हुआ IL। करंट थ्रो मूविंग कॉइल कितना हुआ, करंट थ्रो मूविंग कॉइल बताइए, देखिए करंट थ्रो मूविंग कॉइल कितना हुआ, मूविंग कॉइल क्या है, करंट जो मूविंग कॉइल में वो क्या है, सेम है। देखिए अगर मैंने कहा कि मूविंग कॉइल क्या है, प्योरली रेजिस्टिव है, तो सप्लाई वोल्टेज और जो मूविंग कॉइल है इसमें जाने वाला करंट कितना होगा, करंट थ्रू मूविंग कॉइल विच इज सेम एज द सप्लाई वोल्टेज विच इज सेम एज द लोड करंट, क्योंकि फिक्स कॉइल का तो रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो क्या लिख सकता हूं इसको, VL डिवाइडेड बाय RP। RP क्या है, इस कॉइल का रेजिस्टेंस या एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, तो ये क्या है, मूविंग कॉइल का रेजिस्टेंस है। और मूविंग कॉइल क्या मानते हैं हम, प्योरली रेजिस्टिव कॉइल मानते हैं। तो इसका करंट, करंट थ्रू मूविंग कॉइल इज सेम एज द VMC डिवाइडेड बाय RP। VMC किसके बराबर है, करंट थ्रू वोल्टेज अक्रॉस मूविंग कॉइल किसके बराबर है, हमारी पहली एजम्पशन में ही था, सेम एज द लोड करंट। तो मैं क्या, लोड वोल्टेज, तो VL जो वोल्टेज अक्रॉस लोड है वही क्या है, वोल्टेज अक्रॉस मूविंग कॉइल है। तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, करंट की वैल्यू क्या होती है, V बाय R। तो वोल्टेज अक्रॉस मूविंग कॉइल विच इज सेम एज द लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय RP। अब करंट एंगल बिटवीन अ फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल कितना है, दिस इज अ मूविंग कॉइल, दिस इज अ फिक्स कॉइल। तो करंट थ्रू फिक्स कॉइल है, करंट थ्रू मूविंग कॉइल, क्या माने है, करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है फाई से। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन फिक्स कॉइल एंड अ मूविंग कॉइल विच इज इक्वल टू फाई इनटू में dm बाय डी थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, VL IL cos फाई dm बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय RP। तो ये क्या आ गया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ गया। ये क्या होती है, VL IL cos फाई, तो VRMS IRMS जो पावर ड्रॉप हो रही होगी अक्रॉस लोड के वो कितनी होती है, VI cos फाई, यही होती है एवरेज पावर। द पावर ड्रॉप कितनी होती है, VI cos फाई। इन AC सर्किट व्हाट इज द पावर ड्रॉप, और द एवरेज पावर क्या होती है, VI cos फाई। ठीक है, ये क्या होती है, पावर ड्रॉप अक्रॉस और द एवरेज पावर और द पावर कंज्यूम बाय द लोड। तो ये जो डिफ्लेक्शन है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, P ऑफ T डिवाइडेड बाय RP इंटू dm बाय डी थीटा। यानी कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, dm बाय डी थीटा की वैल्यू कांस्टेंट। RP क्या है, एक बार मीटर डिजाइन कर लिया गया तो ये जो मूविंग कॉइल का रेजिस्टेंस है ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। यानी कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, ट्रू पावर के, और द पावर कंज्यूम बाय द लोड के होता है। यानी कि जो डिफ्लेक्शन होने वाले यही तो किसके पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, एवरेज पावर की। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, एवरेज पावर के। तो लोड में कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है उसी के प्रोपोर्शनली तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ रहा है, यानी कि उसी के प्रोपोर्शनल पॉइंटर मूव कर रहा है। तो यही तो वॉट मीटर का काम था। वॉट मीटर क्या इंडिकेट करता है, द पावर कंज्यूम बाय द लोड, यानी कि उसमें जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल आया, टोटल पावर कंज्यूम बाय द लोड और द एवरेज पावर के प्रोपोर्शनल आया। तो जो वॉट मीटर होता है वो क्या इंडिकेट करता है, एवरेज पावर को इंडिकेट करता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द पावर और द ट्रू पावर द पावर कंज्यूम बाय द लोड, जिसकी यूनिट क्या होती है, वॉट। तो इसीलिए हम वॉट मीटर की यूनिट क्या लिखते हैं, वॉट। वो क्या इंडिकेट करता है, एवरेज पावर को इंडिकेट करता है। अब देखिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज यूज। अब देखिए
डैम्पिंग प्रोवाइड करनी है तो ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जहां भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स प्रेजेंट हो वहां पे हम क्या प्रेफर करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं डैम्पिंग प्रोवाइड करने के, एडी करंट डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग वहां प्रेफर करते हैं जहां परमानेंट मैग्नेट्स प्रेजेंट हो। जहां इलेक्ट्रोमैग्नेट्स प्रेजेंट होते हैं वहां हम क्या प्रेफर करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। जहां ना इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो ना परमानेंट मैग्नेट्स हो वहां हम क्या प्रेफर करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो जो इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप वॉट मीटर होता है उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज कर रहे हैं। और अभी हमने देखा जो डिफ्लेक्शन होने वाला है, अभी देखिए अगर मैं डिफ्लेक्शन की भी बात करूं कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल आया, पावर कंजम्पशन के। तो देखिए कंट्रोलिंग टॉर्क किससे प्रोवाइड हो रहा है, स्प्रिंग से प्रोवाइड, मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क किससे प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्रेविटी कंट्रोल मेथड से या स्प्रिंग कंट्रोल मेथड से। तो हम कंट्रोलिंग टॉर्क किससे प्रोवाइड करते हैं, बाय प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग। तो अब देखिए स्केल यूनिफॉर्म क्या होता है, तो हमें पता है एट अ स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा कंट्रोलिंग टॉर्क के मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क, राइट। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अभी हमने देखा प्रोपोर्शनल किसके होता है, पावर कंजम्पशन के। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या है, पी ऑफ टी डीएम बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय क्या था, आरपी, वेयर आरपी इज द प्रेशर कॉइल रेजिस्टेंस। कंट्रोलिंग टॉर्क अगर हम स्प्रिंग से प्रोवाइड कर रहे हैं तो स्प्रिंग में कंट्रोलिंग टॉर्क कितना होता है, दैट इज इक्वल टू के थीटा, वेयर के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये क्या आ गया, के थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पीटी डिवाइडेड बाय डीएम बाय डी थीटा। अब यहां पे क्या आ जाएगा, आरपी इंटू के। एक बार अगर हमने मीटर डिजाइन कर लिया तो प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस क्या हो गया, फिक्स हो गया। स्प्रिंग जो यूज करा है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई। अगर हमने एक बार मीटर डिजाइन कर लिया तो उसमें जो प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस है वो भी फिक्स है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी फिक्स है, डीएम बाई डी थीटा की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये थीटा की वैल्यू क्या आ गई, देखिए थीटा किसके प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर कंजम्पशन के। तो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है पॉइंटर में, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है पॉइंटर। जैसे ये स्केल है, ये थीटा, ये एंगल थीटा से मूव करा, सपोज ये पॉइंटर, ठीक है, ये थीटा, ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल थीटा से मूव करे, ये किसके प्रोपोर्शनल है, पावर कंज्यूम बाय द लोड, द पावर कंज्यूम बाय द लोड और द ट्रू पावर, ये ट्रू पावर, ये पावर कंज्यूम बाय द लोड और द एवरेज पावर के प्रोपोर्शनल है, क्लियर। तो एक्टिव पावर कह लो, रियल पावर कह लो और द एवरेज पावर, और द पावर कंज्यूम बाय द लोड उसके प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन। तो थीटा की वैल्यू कैसे आई, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो इसका अगर रिलेशन देखेंगे तो ये कैसा रिलेशन है, अगर मेरे पास डिफ्लेक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, पावर कंज्यूम बाय द लोड, ठीक है। तो देखिए इसका रिलेशन कैसा आ जाएगा, लीनियर रिलेशन आएगा। ये कैसा रिलेशन है, लीनियर। इसको लीनियर रिलेशन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज जितने अमाउंट से P इंक्रीज होगा पावर कंजम्पशन इंक्रीज होगी, उतने अमाउंट से क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन भी तो इंक्रीज हो रहा है। अगर पावर कंजम्पशन की वैल्यू कम हो रही है, अगर लोड जो है लेस पावर कंज्यूम कर रहा है तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये क्या आ गया, लीनियर रिलेशनशिप आ गया P ऑफ T में। लेकिन यहां पे स्केल की बात हो रही है। देखिए हमने पढ़ा था पीएमएमसी के केस में, पीएमएमसी में क्या था, थीटा वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप वॉट मीटर है, वहां पे क्या है, थीटा डिफ्लेक्शन टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर कंज्यूम बाय द लोड। तो स्केल यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या होता है, जो ये डिविजन्स हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं ये जो डिविजन होंगी ये क्या होंगी, इक्वल डिविजन होंगी। ये सारी डिवीजन क्या है, इक्वल डिवीजन होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, स्केल क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब स्केल लीनियर है। और यूनिफॉर्म स्केल और स्केल इज लीनियर बिकॉज जो डिफ्लेक्शन होने वाली है पॉइंटर की वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर कंजम्पशन के। तो लोड जितना ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा उतना ही ज्यादा हमें क्या होगा,
डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो इस पे जो हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, डायरेक्टली हम इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग पढ़ते हैं, वो क्या होती है, उसकी यूनिट वॉट होती है। तो जितना ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा लोड, उतना ही ज्यादा क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। तो डिफ्लेक्शन जो होने वाला है स्प्रिंग का, जो डिफ्लेक्शन होना है पॉइंटर का, वो किसके प्रोपोर्शनल है, पावर कंज्यूम बाय द लोड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन दोनों का लीनियर रिलेशन है। तो अगर पावर इन कंजम्पशन हो गई 2 टाइम्स, तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो स्केल यूनिफॉर्म का मतलब जो डिविजन्स हैं वो क्या है, स्केल कैसा है, यूनिफॉर्म है, मतलब 2 डिविजन्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा ये कांस्टेंट होगा, मींस एक जैसी वैल्यू होंगी इन 2 डिविजन्स के बीच में, ये सारी क्या होंगी, इक्वल डिविजन्स होते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्केल होता है किसका, ईएमएमसी वॉट मीटर का। क्लियर। अब देखिए दीज वॉट मीटर्स, अब देखो यहां पे जो वॉट मीटर्स में हम क्या यूज करते हैं, एक एरर होती है जिसे कहते हैं पैरेलक्स एरर। पैरेलक्स एरर क्यों आती है, दिस इज अ पैरेलक्स एरर, दिस इज एक्स पैरेलक्स एरर। ये एरर क्यों आती है, तो देखिए अगर ये पॉइंटर है, ठीक है, ये हुआ पॉइंटर, इसने पॉइंट किया हुआ है, अगर ये पिन शार्प नहीं होगी तो हमारे को देखिए हो सकता है उसकी कोई शेड पड़ रही हो, तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो मीटर की रीडिंग क्या आ रही है, यानी कि हमें ये एक्चुअल रीडिंग है, जैसे ये है, ये पेन लिया, इसके ऊपर मीटर तो यहाँ पे, अब उसकी शेडो सही बता रही है कि वो मीटर सही बता रहा है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे ये है, सामने से अगर लाइट आएगी तो इस पे क्या पड़ेगा, इसकी शेडो पड़ेगी, मतलब परछाई आएगी इसकी, इस वाले इंस्ट्रूमेंट पे, तो ये जो परछाई आ रही है ये ट्रू रीडिंग है कि ये ट्रू रीडिंग है, वो कंफ्यूज रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके जो पिन होने चाहिए वो बहुत ही शार्प होने चाहिए, और यहाँ पे क्या प्लेस कर देते हैं, एक मिरर प्लेस कर देते हैं, ताकि जो इसकी शेड हो रही है वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। अगर मैं यहाँ पे मिरर करूंगा तो वो क्या करेगा, इसकी डायरेक्टली इमेज को शो करेगा, उसके शेड को शो नहीं करेगा, मतलब उसकी परछाई नहीं दिखेगी, हमें डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट दिखेगा। इसलिए कभी भी इंस्ट्रूमेंट में देखा होगा तो यहाँ पे क्या प्लेस किया जाता है, एक स्मॉल मिरर और सिल्वर कोटिंग प्लेस कर देते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, पैरेलक्स एरर को रिमूव करना। तो पैरेलक्स एरर रिमूव करने का पर्पस क्या है, जो एक्चुअल डिफ्लेक्शन है उसी को हम रीड करें, उसकी शेड से बनने वाला रीडिंग को हम ना नोट करें। मींस मान लो अगर इसकी शेड यहाँ पे दिखाई दे रही है, कि अब कैसे पता लगेगा कि ये ट्रू रीडिंग है कि ये ट्रू रीडिंग है। इसीलिए इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमने क्या करा, मिरर प्लेस कर लिया। ये क्या किया गया, एक दिस इज वन मिरर, ठीक है, एक मिरर प्लेस कर दिया गया और उसके टिप को क्या करा, शार्प रखा जाता है। अब सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम है, तो हमारे को पावर मेजर करने के लिए जो पावर कंज्यूम कर रहा है लोड, कितने वॉट मीटर चाहिए होंगे, तो टोटल पावर कंज्यूम करने के लिए हमारे को कितने वॉट मीटर चाहिए। तो अगर ये सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम है तो हमने देखा एक ही वॉट मीटर चाहिए, बिकॉज करंट कॉइल, ये क्या है हमारी करंट कॉइल, ये क्या है प्रेशर कॉइल, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक वॉट मीटर की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो देखिए अगर ईच जो फेज करंट है, करंट कॉइल क्या है, इन ईच फेज करंट कॉइल इज कनेक्टेड, जितने भी फेज होंगे यहां पे क्या कनेक्ट होगा, करंट कॉइल कनेक्ट करी जाती है। और जो प्रेशर कॉइल कहां कनेक्ट करते हैं, फेज और न्यूट्रल के बीच में क्या कनेक्ट करी जाती है, प्रेशर कॉइल कनेक्ट करी जाती है। तो हमेशा याद रखिए ये क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉट मीटर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वॉट मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको क्या कहते हैं, ये करंट कॉइल होती है, ये क्या होती है प्रेशर कॉइल और द मूविंग कॉइल। क्लियर, ये क्या है फिक्स कॉइल और द करंट कॉइल, दिस इज प्रेशर कॉइल और द मूविंग कॉइल, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉट मीटर। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हमें पॉलीफेज सिस्टम में, 3 फेज सिस्टम में अगर पावर मेजर करनी है तो हमारे को कितने वॉट मीटर, मिनिमम नंबर ऑफ वॉट मीटर कितने चाहिए होंगे टू फाइंड आउट द टोटल पावर कंज्यूम बाय द लोड। तो अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगर 2 फेज 3 वायर सिस्टम है हमारे पास, 2 फेज मतलब R और Y, दीज आर द 2 फेजेस, क्लियर, एंड दिस N इज द न्यूट्रल। अब कितने वॉट मीटर चाहिए होंगे इसमें, इसके अक्रॉस यहां पे क्या होगा, कुछ लोड कनेक्ट होगा, वो लोड कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, तो टोटल पावर कंज्यूम बाय द लोड, वो कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ वॉट मीटर हमें कितने चाहिए। तो देखिए ये क्या है, एक वॉट मीटर, वॉट मीटर में हमें पता है क्या है, अगर ये 2 वायर्स 2 फेजेस हैं और ये क्या है न्यूट्रल अवेलेबल है, तो हमारा क्या होगा, दिस इज R, दिस इज Y। तो हम करंट कॉइल क्या करते हैं,
फेज में कनेक्ट करते हैं, प्रेशर कॉइल को क्या करते हैं, न्यूट्रल के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या हुआ, एक वॉट मीटर। दूसरा वॉट मीटर कैसे कनेक्ट करेंगे, फेज में क्या होगा, करंट कॉइल कनेक्ट होगी, और फेज और न्यूट्रल के बीच में क्या होगा, प्रेशर कॉइल कनेक्ट होगी। दिस इज द वॉट मीटर 2। तो टोटल पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल पावर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ वॉट मीटर रिक्वायर्ड इज 2। तो अभी हम यही फाइंड आउट करना चाहते हैं कितने फेज का सिस्टम है, उसमें पावर कंज्यूम करने के लिए हमें नंबर ऑफ सिंगल फेज इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप वॉट मीटर कितने चाहिए होंगे। तो अगर हम बात करें 3 फेज 4 वायर सिस्टम की, तो देखिए 3 फेज 4 वायर सिस्टम, दिस इज RYB, दिस इज 3 फेज एंड दिस इज द न्यूट्रल अवेलेबल। तो देखिए 1 2 3 फेज है, 3 फेज सिस्टम विद न्यूट्रल अवेलेबल, 3 फेज 4 वायर सिस्टम कहते हैं इसको। अगर ये 3 फेज है तो इसकी एक करंट कॉइल यहां पे 1 वॉट मीटर की, और प्रेशर कॉइल फेज और न्यूट्रल के बीच में, क्लियर। अगर सेकंड फेज ये है तो करंट कॉइल इसके साथ और प्रेशर कॉइल इसके और न्यूट्रल के बीच। थर्ड कॉइल ये है तो क्या होगा, करंट कॉइल यहां और प्रेशर कॉइल इसके साथ, ठीक है। सो दिस इज वॉट मीटर 1, दिस इज वॉट मीटर 2, दिस इज वॉट मीटर 3। तो मिनिमम कितने वॉट मीटर चाहिए हमें, 3 वॉट मीटर चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ वॉट मीटर क्या चाहिए, 3 वॉट मीटर चाहिए टू फाइंड आउट द टोटल पावर कंज्यूम बाय द लोड। तो दिस इज द अमाउंट की कितने मिनिमम नंबर ऑफ वॉट मीटर चाहिए होंगे, ठीक है। 3 फेज वॉट मीटर नहीं होता, सिंगल फेज वॉट मीटर होता है, उससे हम फाइंड आउट करते हैं कि टोटल पावर कंज्यूम हो रही है अगर 3 फेज में, तो मिनिमम नंबर ऑफ वॉट मीटर कितने चाहिए, ठीक है। तो हमने 3 फेज 4 वायर सिस्टम देखा। अगर मेरे पास न्यूट्रल हो ही ना, मींस 3 फेज 3 वायर सिस्टम है, तो कितने नंबर ऑफ वॉट मीटर चाहिए होंगे। 3 फेज 3 वायर सिस्टम है, न्यूट्रल अवेलेबल ही नहीं है। पहले क्या था, मैंने बताया करंट कॉइल किस में कनेक्ट हो रही है, फेज में, और एक क्या हो रहा है, जो प्रेशर कॉइल है वो किसके अक्रॉस हो रही है, न्यूट्रल के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं। अगर न्यूट्रल अवेलेबल ही ना हो, ये तीनों क्या हो गए, फेजेस हो गए। ये तीनों फेज हैं, तो देखिए किसी भी एक को हम रेफरेंस ले सकते हैं। मींस अगर मैं इसको ले रहा हूं रेफरेंस, इस वाले को, ठीक है, तो देखिए करंट कॉइल यहां पे कनेक्ट करूंगा, प्रेशर कॉइल कैसे कनेक्ट करूंगा, इसके अक्रॉस, करंट कॉइल इसके अक्रॉस, प्रेशर कॉइल कैसे कनेक्ट कर दूंगा, इसके अक्रॉस। तो दिस इज आवर रेफरेंस, दिस इज वॉट मीटर 1, दिस इज वॉट मीटर 2, ठीक है। रेफरेंस इस वाली लाइन को भी ले सकते हैं, रेफरेंस इसको भी ले सकते थे, लेकिन जिसको रेफरेंस लिया है, तो देखिए अगर ये 3 फेजेस हैं, ठीक है, तो अगर मैं करंट कॉइल यहां कनेक्ट कर रहा हूं, मैं रेफरेंस इस वाली लाइन को भी ले सकता हूं, तो प्रेशर कॉइल कैसे कनेक्ट होएगी, तो प्रेशर कॉइल विल बी कनेक्टेड बिटवीन लाइक दिस, ठीक है। तो करंट कॉइल ये है हमारी रेफरेंस लाइन, तो प्रेशर कॉइल जो होती है वो रेफरेंस और फेज के बीच में कनेक्ट होती है। करंट कॉइल क्या होती है, उसके फेज में कनेक्ट करी जाते हैं। किसी भी लाइन को हम क्या ले सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं। तो अगर इसको रेफरेंस लिया है तो इसका करंट कॉइल तो होगी इस फेज में, इसकी जो प्रेशर कॉइल होगी वो कैसे कनेक्ट होगी, वो इसके साथ कनेक्ट होगी। तो हमारे को मिनिमम नंबर ऑफ वॉट मीटर कितने चाहिए, तो देखिए मिनिमम नंबर ऑफ वॉट मीटर फाइंड आउट करना है हमारा पर्पस। तो 1 वॉट मीटर ये हुआ, दूसरा वॉट मीटर ये हुआ, ये क्या है, इसकी करंट कॉइल, दिस इज आवर प्रेशर कॉइल। तो देखिए रेफरेंस क्या ले लिया, इस फेज को ले लिया। अब इस वाले वॉट मीटर में देखना, ये क्या है, करंट कॉइल, ये क्या है, प्रेशर कॉइल। तो प्रेशर कॉइल कैसे कनेक्ट करी गई है, Y और B के बीच में, इसके क्या है, R और B के बीच में। तो ये वाली लाइन को हमने क्या ले लिया, रेफरेंस। अगर न्यूट्रल अवेलेबल नहीं होगा तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ वॉट मीटर कितने चाहिए होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ वॉट मीटर कितने चाहिए, 2। अगर 3 फेज 3 वायर था तो कितने वॉट मीटर लगे, 2। तो जो वॉट मीटर को कनेक्ट करेंगे, तो करंट कॉइल हमने कनेक्ट कर दिया फेज में, ठीक है, और जो प्रेशर कॉइल है वो क्या हुई, रेफरेंस फेज में कनेक्ट करेंगे। रेफरेंस, अगर इसको भी रेफरेंस ले सकता हूं, इसको भी रेफरेंस, या इस लाइन को रेफरेंस लिया जा सकता है। लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ वॉट मीटर कितने लगेंगे, 2 वॉट मीटर लगेंगे।